हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बीएड सेकंड ईयर के पेपर थर्ड की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था। तो इस टॉपिक को आज हम इस क्लास में अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हमारी दो क्लासेस हुई हैं, जिसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। पहला तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और दूसरा बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था। तो ये दो टॉपिक और साथ ही आज का जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक आपके पेपर थर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा, तो पेपर थर्ड में आपका मार्क्स जो है वो अच्छा बनेगा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के बारे में कि मुस्लिम काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। मुस्लिम काल में शिक्षा में क्या होता था कि धार्मिक शिक्षा को ही प्रथम स्थान दिया जाता था, क्योंकि धर्म उनके लिए सर्वोपरि था। धर्म का ही प्रचार प्रसार ज़्यादा किया करते थे और धार्मिक शिक्षा को प्रथम स्थान देते थे, जिसके कारण मस्जिदों के आसपास ही क्या होता था, मदरसों का निर्माण कराया जाता था। उस समय की शिक्षा किसके अधीन थी? तो राज्य और मुस्लिम बादशाहों के अधीन हुआ करती थी। जो भी आर्थिक सहायता है या फिर जो भी शिक्षा के कार्यक्रम है वहाँ पर आयोजित होते थे, उन सभी की सहायता कौन करता था? मुस्लिम बादशाह करते थे। तो ये मुहैया कराते थे, सारी सहायता, आर्थिक सहायता मुहैया कराते थे जो भी कार्यक्रम वहाँ पर कराए जाते थे। उस काल में शिक्षा मुख्यतः भाषण के आधार पर दी जाती थी, यानी कि बोल करके विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी भाषण के द्वारा। उस काल में मदरसों में, उस काल का मतलब यहाँ पर आप ये रखिएगा कि मुस्लिम काल में, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में मदरसों में खान पान की व्यवस्था दी जाती थी और उसी के साथ विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती। निःशुल्क का मतलब है कि किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं वसूली जाती थी। मुस्लिम काल में शिक्षा दो आधार के माध्यम से प्रदान की जाती। यहाँ पर दो आधार होते थे शिक्षा प्रदान करने के। देखिएगा, पहला मकतब और दूसरा मदरसा। मकतब क्या है? जिस स्थान में शिक्षा प्रदान की जाती है उसे मकतब बोलते हैं। जैसे कि आजकल शिक्षा कहाँ पर प्रदान की जाती है? विद्यालय में, तो उसे हम विद्यालय या स्कूल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से मुस्लिम काल में जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी विद्यार्थियों को, उसे मकतब बोला करते थे। और मुस्लिम काल में प्रायः मस्जिदों के पास ही मकतबों का निर्माण कार्य करवाया जाता था। मदरसा क्या है? तो मदरसा का अर्थ होता है भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना। मुस्लिम काल में शिक्षा देने का माध्यम हमेशा यही रहा है। अधिकतर भाषण के माध्यम से ही उस समय शिक्षा प्रदान की जाती थी। लिखने का कोई बहुत अधिक व्यवस्था नहीं होती थी, तो भाषण के द्वारा जो है वो आप कह सकते हैं, या फिर रटंत विद्या जैसे हम कहते हैं कि बच्चे सिर्फ रट लेते थे। जो टीचर हैं वो भाषण देते थे, भाषण के माध्यम से चीज़ों को समझाते थे और विद्यार्थी उसे समझ लिया करते थे और रट करके याद भी कर लेते थे। जो चीज़ें समझने लायक नहीं होती हैं, बच्चा उसे रटता ही है, तो इसे हम रटंत भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो तरीके अपनाए जाते थे। आगे देखिएगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, इसे देख लेते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली राज्य के अधीन थी। शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का कार्यान्वयन करना, क्रियान्वयन करना राज्य के क्षेत्र के अधीन ही आता था। उच्च शिक्षा की स्थिति मुस्लिम काल में काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी थी। उच्च शिक्षा के लिए सर्वोत्तम पुस्तकों को भी खजाना यहाँ पर बनाया गया। पुस्तकें बहुत अच्छी थी, यानी कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था उच्च शिक्षा में प्रदान की जाती थी। कला में निपुण छात्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती, जिसे आजकल हम स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो उस तरीके की सहायता भी विद्यार्थियों को मिलती थी उच्च शिक्षा में। असल में छात्रवृत्ति की शुरुआत वहीं से मानी जाती है, यानी कि जो आजकल बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, वो ये जो शुरुआत है ये मुस्लिम कालीन से ही शुरुआत इसकी मानी जाती थी। आगे देखिए, मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित रखा गया, यानी कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया। और किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? तो अरबी और फारसी भाषा में मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी।
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक प्रचार प्रसार करना। जैसे कि आपने पहली लाइन में देखा था कि धार्मिक शिक्षा को प्रथम यहाँ पर स्थान दिया गया, तो धार्मिक प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। मुस्लिम रीति रिवाजों को सख्ती के साथ पालन करवाना, इसलिए मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा जो है उसका सख्ती के साथ पालन करवाया जाता था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में रूढ़िवादी नज़रिया व्याप्त था, या फिर रूढ़िवादी जो नज़रिया है वो हमें देखने को मिला, क्योंकि देखिए रूढ़िवादी का मतलब ये है जो बहुत समय से चला आ रहा है, जो पूर्वजों के काल से चला आ रहा है, काफ़ी टाइम से जो चीज़ें चली आ रही हैं वही चीज़ों को अपना लेना, वही क्या है? रूढ़िवादी। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। अब देखिए मुस्लिम काल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कैसी थी? तो मुस्लिम काल के जो मुस्लिम बादशाह होते थे वह मदरसों का निर्माण उन्होंने करवाया और उसमें धार्मिक शिक्षा देने पर बल दिया, और इस उद्देश्य से मुस्लिम बादशाह ही आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे, जिसे हमने पिछले भी देखा है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम कालीन शिक्षा पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में थी। इन मदरसों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती थी, और इसमें भोजन की व्यवस्था भी होती थी, बच्चों को भोजन भी दिया जाता था। मुस्लिम काल में शिक्षा चलाने के लिए बादशाह मदरसों को सहायता प्रदान करते, वे इसे पवित्र मानते और अपना धर्म मान करके मदरसों के लिए आर्थिक सहायता दिया करते थे। कुछ मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं देखिएगा। तो मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र जैसे दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, बीदर और मालवा, ये सारे प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। अब देखिए कुछ उद्देश्य हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के, जैसे कि यहाँ पर पहला उद्देश्य जो है ये आपको तो पता चल ही गया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही था। इस काल में मदरसों के द्वारा भी इसी कार्य को मुख्य स्थान दिया जाता था। दूसरा उद्देश्य सांसारिक सुख को मुख्य स्थान देना। मुस्लिम समाज पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे कि भाई पुनर्जन्म भी किसी का होता है, तो इसी अनुसार वो क्या करते कि इसी जन्म में जितने भी सुख, उनके अनुसार कि जितने भी सुख प्राप्त करना है आप इसी जन्म में प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि दोबारा कोई जन्म नहीं होता है। तो इसमें वो काफ़ी विश्वास रखते थे। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सांसारिक सुख को उन्होंने क्या किया? प्रमुख स्थान दिया यहाँ पर। अगला उद्देश्य है ज्ञान का विकास करना। हजरत मोहम्मद साहब जो हैं वो ज्ञान को अमृत मानते थे और वह ज्ञान को ही मुक्ति का साधन भी मानते थे। यहाँ पर उन्होंने एक काफ़ी अच्छा कथन भी कहा है, जिसे हो सकता है कि आपने अपनी किताबों में पढ़ा भी होगा। तो वह कथन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर फेमस हुआ, हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा कहा गया था। अगला उद्देश्य है देश प्रेम की भावना। मुसलमान भारत में नए नए आए थे, इसी कारण वह हिंदुओं को देश के प्रति वफादार रहने की शिक्षा पर अत्यधिक बल भी देते थे। व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा पर महत्व दिया जाता था। व्यावसायिक शिक्षा से उनका तात्पर्य क्या था? कि कला के विकास से। यही कारण है कि आज भी मुस्लिम जो होते हैं वो कला प्रेमी होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ उद्देश्य यहाँ पर बताया कि मुस्लिम काल में उद्देश्य क्या क्या है इस शिक्षा के, जो कि आपने देखा है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने अच्छे से आपके बुक में ये टॉपिक अच्छे से होगा तो 2-3 पेज में हो सकता है लिखा हो, काफ़ी लंबा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बड़ा आंसर भी लिखना होता है अगर लॉन्ग में आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने तो एक आसान शब्दों में, कुछ कम शब्दों में यहाँ पर मैंने दिया है कंटेंट को। आप लोग इसे पढ़ करके अपने बुक में रिवीजन ज़रूर करिएगा। जो भी सीरीज़ आपके पास है या बुक है तो रिवीजन हो जाएगा, आपको 2 बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।